आज चीन सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के साथ ही यह वर्ल्ड की फैक्ट्री है, लेकिन अब चीन बुरे दौर से गुजर रहा है। दरअसल चीन पर कई तरह के क्राइसिस मंडरा रहे हैं। बैंकिंग क्राइसिस, रियल एस्टेट क्राइसिस, वेल्थ इफेक्ट क्राइसिस। चीन में बैंकिंग क्राइसिस से परेशान होकर लोगों ने बैंकों के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इस कारण चाइनीज गवर्नमेंट ने बैंकों की सुरक्षा के लिए टैंक उतार दिए। वहीं कोविड में चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के बाद चीन में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। वहीं अब चीन रियल एस्टेट क्राइसिस से भी गुजर रहा है, यानी पिछले कुछ महीनों से चीन की इकोनॉमी के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। लेकिन अब सवाल है कि चीन में सीरीज ऑफ क्राइसिस आखिर चीन को किस हद तक इफेक्ट कर सकती है। मेनलैंड चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार होने के बाद चीन में जो 1927 से सिविल वॉर चल रहा था वो अब खत्म हो चुका था और चीन एक कम्युनिस्ट देश बन गया, जिसके लीडर माओ जेडोंग बने, जिन्होंने 1976 तक चीन पर शासन किया। जब चीन आज़ाद हुआ तब चीन में बहुत गरीबी थी और इस समय चीन की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। इसलिए माओ का कहना था कि विकास की तरफ तेजी से कदम बढ़ाना जरूरी है। लेकिन माओ की ज़्यादातर इकोनॉमी पॉलिसी फेल रही, यानी माओ की गलत नीतियों के कारण चीन के हालात बद से बदतर हो गए, जिसमें मिलियंस लोग भूखमरी और बीमारी से मारे गए। इसके बाद चीन के लीडर डेंग जियाओपिंग बने, जिन्होंने इकोनॉमी में कई रिफॉर्म किए। क्योंकि पहले चीन की इकोनॉमी क्लोज थी, उसे ग्लोबल फ्री मार्केट इकोनॉमी बनाया। इस कारण अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने चीन के बड़े बाजार और सस्ते लेबर को देखते हुए खूब निवेश किया। इसके बाद 80 व 90 के दशक में चीन ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खूब निवेश किया। शुरुआत में तो चीन में छोटी छोटी चीज़ें बनती थी, लेकिन धीरे धीरे चीन में हर छोटी से बड़ी चीज़ बनने लगी। इस कारण चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है और 2008 तक चीन में एफडीआई $110 बिलियन हो गया। वहीं चीन ने इन सालों में 800 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाला था। वहीं अब चीन एक गरीब देश से दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन चुका था। वहीं चीन की तरक्की की एक वजह अर्बनाइजेशन था। इन्होंने 40 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल लाइन, सड़क और हाउसिंग को तेजी से मॉडर्न बनाया है। इस कारण रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में आने लगे। वहीं जब चीन के शहरों में लोग आ रहे थे तो उनके रहने के लिए घर चाहिए था, क्योंकि ये लोग झुग्गी झोंपड़ियों में तो रहेंगे नहीं। इसलिए चीन के रियल एस्टेट मार्केट में तेजी आई। इस कारण चाइनीज गवर्नमेंट के पास अर्बन एरिया में जितनी लैंड थी वो सारी लैंड प्राइवेट कंपनियों को देनी शुरू कर दी। इसलिए प्राइवेट कंपनियों ने बैंकों से लोन लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और मेगा लेवल पर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, जिसमें एवरग्रांड, जिन्होंने बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। इसी अर्बनाइजेशन की वजह से आज चीन में 100 से ज़्यादा ऐसे शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ऊपर है। और इसी अर्बनाइजेशन के कारण चाइनीज गवर्नमेंट ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को शहरों में लाने में कामयाब हुई। इसके बाद 2008 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसने अमेरिका समेत यूरोप के देशों को बुरी तरह प्रभावित किया। इसका चीन की इकोनॉमी पर भी असर पड़ा, क्योंकि उस समय पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट की डिमांड घट गई थी। इसका चीन पर सीधा असर इसलिए पड़ा क्योंकि चीन वर्ल्ड की फैक्ट्री था। इस कारण चाइनीज गवर्नमेंट को यह रियलाइज हुआ कि चाइना के विकास के लिए वे दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने 4 ट्रिलियन युआन बैंकों को दिए ताकि बैंक बिजनेसमैनों को लोन दे। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने बैंकों के सामने एक कड़ी शर्त रखी कि लोन का इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करना है। यानी चाइनीज गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट पर शुरुआत से ही लिमिट लगा दी। इस कारण चाइना के बैंकों के पास जो 4 ट्रिलियन युआन था उसे अब बैंक लोन देने में संकोच करने लगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं और आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, चाहे आपके डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन फिर भी लोन प्रक्रिया को बहुत स्लो कर देते थे। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंटों को टारगेट दिया जाने लगा कि आपको इतनी ग्रोथ हर साल में करनी होगी। एग्जाम्पल, चाइना की लोकल गवर्नमेंट को एक साल में 1 करोड़ की ग्रोथ करनी होगी, जिसके लिए इन्हें 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जिसमें 20 लाख तो चाइना की लोकल गवर्नमेंट के पास थे और 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मिल गए। लेकिन अभी भी 50 लाख में सिर्फ 30 लाख ही हुए थे और बाकी 20 लाख की और जरूरत थी जिससे वे इन्वेस्ट कर सके। फिर लोकल गवर्नमेंटों ने बैंकों से बाकी लोन लेने की कोशिश की, लेकिन बैंकों ने सिर्फ 5 लाख का ही लोन दिया। यानी लोकल गवर्नमेंट को अपना टारगेट पूरा करने के लिए 15 लाख की और जरूरत थी। लेकिन लोकल गवर्नमेंट ना तो लोन ले सकती थी ना कुछ और, इसलिए शैडो बैंकिंग सिस्टम मार्केट में ऑपरेट करने लगा। ये बैंक गवर्नमेंट के रेगुलेशन के बिना ऑपरेट करते हैं, यानी ये एनबीएफसी सिस्टम से बाहर निकलकर मनचाही शर्तों पर लोन देते थे। शैडो बैंक आसान शर्तों पर कंपनियों को लोन देते थे, जिस वजह से लोन पर रिस्क बढ़ जाता है।
कंपनियों पर दबाव बढ़ता जाता है और लोन न चुकाने के कारण कंपनियां डिफॉल्ट भी हो जाती है। और यही आने वाले समय में चाइना में होने वाला था, जहां चाइनीज बैंकों की लोन प्रोसेस स्लो थी। इस कारण अब लोन की सारी डिमांड शैडो बैंक पूरी कर रहा था। चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट उसकी इकोनॉमी का 1/4 हिस्सा रखती है। जहां रियल एस्टेट सेक्टर की कीमतें आसमान छू रही थी तो लोगों में जमीन खरीदने में होड़ लगी हुई थी। इसलिए लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे थे। उसी दौरान लोन लेने की लिमिट को भी किनारे करते हुए रियल एस्टेट कंपनियों ने भी शैडो बैंक का सहारा लिया, लेकिन लोन का सही रीपेमेंट नहीं हुआ तो इसका असर लोन लेने वाली कंपनियों की बैलेंस शीट पर दिखने लगा और फिर इसका असर चीन के रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ा। लेकिन जब चाइनीज गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला तो 2016 में शैडो बैंक पर कंट्रोल कर लिया गया। इसका सबसे ज़्यादा असर लोकल गवर्नमेंट को हुआ, क्योंकि पहले जाने शैडो बैंक से आसानी से लोन मिल जाता था, लेकिन जब शैडो बैंक बंद कर दिए गए तो इन पर क्राइसिस मंडराने लगा। इस कारण रियल एस्टेट सेक्टर की वही सिचुएशन थी जो 2008 में थी। पैसों की कमी के कारण प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे थे तो कंपनियों ने प्री कंस्ट्रक्शन मॉडल अपनाया, जिसमें इन्होंने लोगों से कहा कि हमारे पास एग्जांपल 100 फ्लैट है तो हर फ्लैट की कीमत 1 करोड़ है और आपको 20% डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप बाकी पेमेंट की ईएमआई अभी से शुरू कर देते हैं। इस कारण 1 करोड़ का जो फ्लैट था वो 80 लाख में बिकने लगा। इसलिए जो रियल एस्टेट सेक्टर में अब पैसा आ रहा था उससे इन्होंने नए प्रोजेक्ट शुरू किए, यानी जिन प्रोजेक्टों को आधा अधूरा छोड़ा हुआ था उसे कंप्लीट करने की बजाय इन्होंने नए प्रोजेक्ट शुरू किए। और लोग ईएमआई भर रहे थे कि हमें कुछ महीनों बाद अपना फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोगों ने 2021 तक ईएमआई भरनी बंद कर दी। इस कारण दूसरी समस्या पैदा हो गई कि घरों की प्राइजेज में गिरावट आई। तो जो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गए थे या जो आधे अधूरे प्रोजेक्ट थे वो अब घोस्ट सिटी बन चुके हैं। फिर जब कोविड आया तो चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, जिससे चीन में बिजनेस नहीं चले। चीन के हनान प्रांत में 4 लोकल बैंकों ने डिफॉल्ट घोषित कर दिया। इस कारण जब लोगों ने बैंकों के बाहर प्रोटेस्ट शुरू किए तो चाइनीज गवर्नमेंट ने सड़कों पर टैंक उतार दिए। फिर जब ये न्यूज बाहर आई तो चीन के जितने भी बैंक थे उनसे लोगों ने अपना पैसा विड्रॉल करना शुरू कर दिया, चाहे वो बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। यानी यहाँ पर एक ट्रस्ट इश्यू बनकर पैदा हो गया। इस कारण चाइना में एक बैंकिंग क्राइसिस आ चुका है।